गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम ये पढ़ रहे थे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसमें हमने इविल क्वाड्रेंट यानी कि 4 ऐसे फैक्टर्स पढ़े थे जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना है और क्यों करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहला क्वेश्चन जो है कि वो वाई। तो वाई के 3 आंसर्स हैं। पहला आंसर ये है नैरो यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन, नैरो का मतलब तो ये होता है कि हम एक सीमित दायरे में सोचें। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगितावादी। अगर हम इस दृष्टिकोण से सोचें कि कोई चीज, कोई वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है और इसीलिए हम उसका कंजर्वेशन करें, तो वो नैरो यूटिलिटेरियन अप्रोच कहलाता है। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली जो स्पीशीज हैं या फिर सिस्टम्स हैं, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स, हम उनका कंजर्वेशन इसीलिए करें क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है। तो ये दृष्टिकोण क्या कहलाएगा? ये नैरो यूटिलिटेरियन कहलाएगा। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हमें नेचर से क्या मिलता है। फूड मिलता है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स currently sold in are derived from market and 25,000 species of plants contribute to traditional medicines। तो इस तरह से हमें क्या ज़्यादातर चीज़ें नेचर से मिलती हैं। अब इस पैराग्राफ के एंड में एक टर्म दिए जिसका नाम है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि स्पीशीज और जीनस के लेवल तक जाकर, जीनस या स्पीशीज के लेवल तक जाकर ये एनालाइज करना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, उससे हम भविष्य में क्या उपयोगी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। इसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, है ना। एक्सप्लोर करना मॉलिक्यूलर या फिर स्पीशीज लेवल पर। इसके बाद आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ये तो था नैरो, अब आता है ब्रॉडली। ये वाला जो अप्रोच है वो हमें ये कहता है कि जरूरी नहीं कि हमें किसी चीज से कोई वस्तु तात्कालिक रूप से मिल रही हो सकता है वो हमारे लिए कोई उपयोगी काम कर रही हो। जैसे जो ये इकोसिस्टम है, इसका एक इम्पॉर्टेंट काम सॉइल का फॉर्मेशन करना भी है ना। गैसेस को साइक्लाइज करना, जिसको कि हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं, वो ऑपरेट करना है, पॉलिनेशन कराना है। ठीक है, इस तरह के जो काम है। या फिर एक और एग्जांपल है इन्होंने ऑक्सीजन का सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लगातार ऐड होती रहती है, जिससे कि सब लोग सांस लेते हैं। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो आते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में, जो इकोसिस्टम के रोल से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया? इसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन आ गया, इसमें पॉलिनेशन आ गया, इसमें इसके अलावा एक लिखा इन्होंने एस्थेटिक प्लेजर्स। एस्थेटिक प्लेजर्स का मतलब नेचर को देखना और उसे महसूस करना भी अपने आप में एक अलग ही खुशी देता है। तो वो चीज भी किसमें आती है? वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पर आती है। तो अगर ये सब काम ना हो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पर, तो इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा। और तीसरा जो रीजन है वाई का आंसर, वो है एथिकल अप्रोच। एथिकल का मतलब होता है नैतिक। हम किसी वस्तु को क्यों नष्ट करें या फिर हम उसका समूल विनाश क्यों कर दें, एक्सटिंक्शन क्यों करें, जबकि ये जो चीजें हैं ये हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी चाहिए। और दूसरी बात, हम इस सब चीजों के मालिक नहीं हैं, हम खाली यहाँ पर रहने वाले बाकी सब जीवों की तरह हम भी एक जीव हैं, तो हमें उनका विनाश नहीं करना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है फिलोसफिकली या स्पिरिचुअली, कि हर एक चीज का अपना एक अहमियत होती है, अपना एक महत्व होता है, हमें उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। और इस सारी जो हमारी संपत्ति है या ये जो सब कुछ हमें विरासत में मिला, ये हमें अगली पीढ़ी को सौंपना है। ये अप्रोच कहलाता है एथिकल अप्रोच। तो ये 3 अप्रोच हो गए, नैरो, ब्रॉड और एथिकल। अब आता है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कैसे कंजर्व करें? ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म्स को कंजर्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर दिया जाए, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं उसको हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू का मतलब उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर उनको किसी दूसरी जगह पर ले जाकर बसाया जाए, वहाँ पर उन्हें कंजर्व करने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले देखो इन्होंने यही क्लासिफिकेशन दिया है, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड। जैसे पूरा फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए उसको कहेंगे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि रणथंभौर टाइगर पार्क जो है उस पूरे जंगल को कंजर्व या प्रोटेक्ट कर दिया गया ताकि उसमें रहने वाले जितने जीव हैं जैसे कि टाइगर वो सब अपने आप कंजर्व हो जाते हैं। इसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो ऐसा किस केस में किया जाता है, जब कोई जानवर एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड होता है। थ्रेटेंड का मतलब ये कि उस पर विलुप्त होने का खतरा है ना, और एंडेंजर्ड उससे भी हाई लेवल का है खतरा है। तो ये अलग अलग लेवल के खतरे होते हैं। अब देखो इन सिटू हाइब्रिड, इन सिटू कंजर्वेशन सबसे पहले दिया है। इन सिटू का मतलब होता है इनसाइड, जो उसके रहने की जगह है वहीं पर उसे कंजर्व कर देना, उसे कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। इन सिटू कंजर्व करने के लिए सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि देश में या जिस इलाके में हम कंजर्व करना चाहते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है। जहाँ जहाँ डाइवर्सिटी मिलती है उन जगह को चिन्हित करके यानी आइडेंटिफाई करके उनको क्या डिक्लेयर कर दिया जाए, हॉटस्पॉट्स। यहाँ पर हम एक कंजर्वेशन पार्क या फिर यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ पार्क बनाने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, अगर उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दें तो सबसे ज्यादा स्पीशीज अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ एक टर्म दी है, उसका यही मतलब है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसी जगह को कहते हैं जहां मैक्सिमम डाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस पाई जाती है। अब एक टर्म यहां दी है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब होता है किसी एक स्पीशीज का या एक ऑर्गेनिज्म का एक ही पर्टिकुलर जगह पर पाया जाना, उसको हम कहते हैं एंडेमिज्म। जैसे कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तो इसका मतलब कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक है। इस फिनोमेना को एंडेमिज्म कहते हैं। अब इंडिया में देखो क्या लिखा है, सॉरी ये वर्ल्ड का दिया है कि इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब उनकी संख्या 34 हो चुकी है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस जो होता है वो इन्हीं जगहों पर ज्यादा भी होता है। अब ये खुद ही सोचने वाली बात है तुम लोगों के लिए कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जहां होगी सबसे ज्यादा लॉस होने की संभावना भी वहीं पर होगी, क्योंकि जहां पर स्पीशीज ऑलरेडी कम है वहां पर लॉस होने की गति अपने आप कम होगी, क्योंकि पहले ही कम है ना। लॉस क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये हमारे देश में पाए जाने वाले हैं, इसलिए इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। वेस्टर्न घाट ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि पश्चिमी घाट भारत में कहां पर है। इसके बाद वेस्टर्न घाट के साथ श्रीलंका मिला हुआ है। श्रीलंका के बाद इंडो बर्मा और हिमालय। ये तीन एग्जाम्पल अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि तीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम बताइए जो इंडिया में पाए जाते हैं, जहां ज्यादा स्पीशीज रिचनेस या डाइवर्सिटी मिलती है। इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, देखो इनमें एरिया सिर्फ 2% है जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, लेकिन इनमें स्पीशीज कितनी रिचनेस पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी कितनी मिलती है 30%। ठीक है, तो यानी कि इतनी ज्यादा यहाँ पर 30% मिलती है। अगर यहाँ कंजर्व कर दिया जाए तो हम ये जो लगातार स्पीशीज का एक्सटिंक्शन या लॉस हो रहा है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इंडिया में देखो क्या दिया है कि इस तरह की जो इकोलॉजिकली यूनिक जगह है उनको क्या नाम दिया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या सेंचुरीज। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा सेंचुरीज के, नेशनल पार्क के या फिर
ये टाइगर पार्क के, ये सब तुम लोगों को नोट करने। ऐसे एग्जाम्पल जो कि गुना या बजरंगगढ़ के आसपास पाए जाते हैं। देखो अभी इन्होंने एक आंकड़ा दिया है, ये तो आंकड़ा है, ये थोड़ा पुराना है, इसीलिए मैं तुम लोगों को लेटेस्ट आंकड़ा दे देता हूँ। सबसे पहले देते हैं सेंचुरी का आंकड़ा। इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? इंडिया में 515 सेंचुरी। ठीक है, इंडिया में टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व यानी ऐसे जंगल जिनको की स्पेशली टाइगर्स के लिए कंजर्व किया गया है, उनकी संख्या है 48। इसके बाद आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कितने नेशनल पार्क हैं? 102 नेशनल पार्क। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। ये अलग अलग तरह के कंजर्वेशन साइट्स होती हैं जिनके नाम ये दिए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। एक और का नाम सुना होगा कभी, उसको कहते हैं रामसर साइट्स। रामसर साइट्स जो होती हैं ये दलदली इलाकों में होती है, यानी कि वेटलैंड। भारत में भी जहां जहां पर वेटलैंड्स यानी दलदली इलाके हैं वहां पर इनको बनाएंगे रामसर साइट्स को। रामसर ईरान में एक जगह का नाम था जहां पर ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस बात का फैसला लिया गया कि जितने भी दलदली इलाके हैं वहां पर जो डाइवर्सिटी है वो काफी रिच है, तो उसको कंजर्व किया जाए। इसीलिए इन सारी साइट्स को जो दुनिया भर में बनाई गई दलदली इलाकों में, उनको रामसर साइट्स कहा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे। India has also a history of religious and cultural tradition that emphasize protection of nature। क्योंकि भारत में वनों को और पेड़ों को और जानवरों को सबको पूजनीय माना जाता है, नदियों को भी पूजनीय माना जाता है, पर्वतों को भी, और इसीलिए यहाँ पर कंजर्वेशन कराना आसान है। लेकिन यहाँ पर लोग लालची भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वो नेचर को नुकसान भी ज़्यादा पहुँचाते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया, देखो सीक्रेट ग्रुप्स नाम से एक हेडिंग दी है। ये सीक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं? सीक्रेट ग्रुप कहते हैं झुरमुट को, और सीक्रेट का मतलब होता है पवित्र। तो ये पवित्र हैं और झुरमुट हैं। कई सारे समाजों में और कई सारे छोटे छोटे उसमें इंसानी बस्तियों में किसको पवित्र माना जाता है? जंगल को, छोटे छोटे जंगल के इलाके को, उसको पवित्र मानते हैं। उसमें ना तो वो खुद एंटर करते, ना वो किसी को एंटर करने देते, है ना। खासतौर से वनवासी लोग, जिनको आदिवासी भी कहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उनकी पूजा करते हैं। इस तरह से ये जंगल बचे हुए हैं। जैसे सीक्रेट ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, सरगुजा, चंदा और बस्तर मध्य प्रदेश में, मेघालय में सीक्रेट ग्रुप्स को मेघालय के लिए क्या लिखा है? इन मेघालय सीक्रेट ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। क्योंकि ये जंगल अभी तक अछूते हैं, है ना, इंसानी एक्टिविटीज से अभी तक बचे हुए हैं, क्योंकि इनको आदिवासियों ने बचाया, इसीलिए इनमें अभी भी कुछ दुर्लभ चीजें, दुर्लभ पेड़ बचे हुए हैं। ये वो हमें कहना चाहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पाए जाते हैं, इस इलाके में पाए जाने वाले कुछ ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। चंबल, मुरैना, करेला, शिवपुरी, घाटी गांव, ग्वालियर। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड जंगलों के नाम हैं जो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। पालपुर,
फोनो, इनके नाम तुम मैप पे, गूगल मैप पे डाल के देख सकते हो कि ये सब कहाँ पर है। पालपुर फोनो, शिवपुरी श्योपुर, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये ऊपर मैंने जो सब लिखे हैं ये सब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम है। जैसे शिवपुरी श्योपुर के दोनों जिलों में फैला हुआ प्रोटेक्टेड जंगल है, उसी तरह से ग्वालियर के घाटी गांव में है ना, मोरैना के चंबल वाले इलाके में इस तरह से सब जगह पर है। फिर आते हैं इटारसी बैतूल, इटारसी बैतूल, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत ही रिच है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज पाए जाते हैं। अब ये जो जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं इसमें क्या होता है कि दो जोन्स होती हैं। एक तो होती है कोर, जहाँ पर एंट्री बिल्कुल मना होती है और वहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर ही रह सकते हैं, और एक होती है बफर। बफर वो होता है जहाँ पर कि बाहर रहने वाले वनवासी अपने काम की कुछ चीज़ें ला सकते हैं, जैसे कि घास काट के ले आए, जैसे कि सूखी लकड़ियाँ ले आए, इतना काम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि ये जो एरियाज हैं ये धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, और इस वजह से फिर क्या होता है, सिमटने के कई कारण हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि उनके जंगल के इलाके या तो सिमटते जाते हैं, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, या फिर फ्रेगमेंटेशन की कहीं से कोई रेलवे लाइन निकल गई या पुल निकल गया या सड़क निकल गई, उस वजह से भी वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मतलब अब कंजर्वेशन उनके नेचुरल हैबिटाट से हटकर बाहर होगा। एक्स-सिटू कंजर्वेशन यानी कि कंजर्वेशन उनकी नेचुरल साइट से बाहर। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क जिसको शॉर्ट में कहते हैं जू, बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि तुमने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ये क्या है, ये टैक्सोनॉमिक कीज होती है। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या होते हैं, ऐसी जगह जहां पर सफारी टूर्स के लिए टूरिस्ट को ले जाया जाता है, जैसे कि जीप में बैठाकर, नाव में बैठाकर या हाथी पर बैठाकर जंगल की सैर करने के लिए या जंगली जानवरों को देखने के लिए जो टूर्स आयोजित किए जाते हैं उनको सफारी टूर्स कहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ऐसे पार्क होते हैं जहां पर इस तरह के टूर्स आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स, क्योंकि जब वो जंगलों से पूरी तरह से खत्म हो गए तब उनको जू में लाकर प्रोटेक्ट कर दिया गया। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि चीता, जैसे कि अब ये वल्चर्स यानी कि गिद्ध, इस तरह के कई जानवर हैं जो जंगल में अब नहीं मिलते, लेकिन उनको जू में लाकर प्रोटेक्ट कर दिया गया है ताकि वो बिल्कुल सेफ रहे। In recent years, ex-situ conservation has advanced beyond keeping the threatened in enclosures. अब क्या किया जाता है, उनके डीएनए, उनके गैमीट्स, उनके एग्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि जो जानवर हमने जू में रखा है वो किसी वजह से बीमारी से मर जाए या किसी और कारण से मर जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके डीएनए, उसके स्पर्म्स और उसके एग्स को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। कैसे? क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से। और उसके बाद उनको फर्टिलाइज इन विट्रो किया जा सकता है, यानी कि उनके रिप्रोडक्शन में वही सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। ठीक है।
प्लांट्स को कैसे करेंगे, प्लांट्स को टिश्यू कल्चर मेथड से करेंगे, उनके भी सीड बैंक्स बना लेंगे। तो इस तरह से ये हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आता है बात कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, ये हर देश की जिम्मेदारी है। इसीलिए वर्ल्ड लेवल पर कई बार इस तरह की कन्वेंशंस यानी कि सम्मेलन होते रहते हैं। जैसे एक कन्वेंशन दिया है इन्होंने, अर्थ समिट। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, जहां सब देशों ने इस बात का फैसला लिया। किस बात का, 190 कंट्रीज ने इस बात का फैसला लिया कि हम सबको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, क्योंकि इस अर्थ पर इतनी तेजी से डाइवर्सिटी खत्म हो रही है कि आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचने वाला। इसके बाद दिया है, तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि अर्थ समिट पहली बार कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई थी। इसके बाद अगली हुई 2002 में। 2002 में क्या किया उन्होंने, 2002 में वर्ल्ड समिट हुई जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, और उसमें यह फैसला लिया गया कि 2010 तक ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है इसको कम से कम किया जाए। तो इस तरह से समय समय पर अर्थ समिट या दुनिया भर के देशों के आपस में सम्मेलन होते हैं, जिसमें कि वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस को या एनवायरनमेंट में होने वाले जो ये खतरनाक परिवर्तन है इनको रोका जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश, और ये चैप्टर हमारा लास्ट था क्योंकि चैप्टर 16 सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो सप्लीमेंट्री मटेरियल आता है इसको हम करेंगे कल से।